हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक इलास्टिसिटी का लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अबाउट द इंटर एटॉमिक फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है मैं आपको बता देता हूँ। इंटर एटॉमिक फोर्सेज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ना है कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, मतलब क्या इनमें सिमिलरिटीज हैं, क्या डिससिमिलरिटीज हैं। इसी के साथ साथ आपको ये पता है स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो थोड़ी चीज़ें मैं ओवरव्यू के फॉर्म में ऐसे ही बता दूंगा आपको। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आप जानते ही हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अमॉर्फस सॉलिड। और इसी के साथ साथ जो मेन चैप्टर का या इस टॉपिक का जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसमें तीन चीज़ों की बात की जाती है, इलास्टिक, प्लास्टिक और रिजिड बॉडी। यानी कि अगर हम देखें तो मैटर तीन तरीके के होते हैं, एक होते हैं इलास्टिक, एक होते हैं प्लास्टिक और एक होता है रिजिड बॉडी। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो कि इलास्टिसिटी का आगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन। और इसके बाद हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, और हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी से जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो पढ़ने के बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे और वो है फोर्स कांस्टेंट के बारे में। किसके बारे में? फोर्स कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। और साथ ही साथ स्ट्रेचिंग में कितना वर्क डन करना पड़ता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज इंटर एटॉमिक फोर्स, यानी कि जिसे हम कहते हैं अंतः परमाणु बल किसे कहते हैं। ठीक है, ये अंतः परमाणुविक बल किसे कहते हैं। तो आज का हेडिंग है, क्या है वो आपका, इंटर एटॉमिक फोर्स। इंटर एटॉमिक फोर्स। क्लियर? चलिए, अगर हम इंटर एटॉमिक फोर्स की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको पता है इंटर का मतलब दो और एटॉमिक मतलब एटम्स। तो द फोर्स बिटवीन द एटम्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस ऑफ द एटम्स आर कॉल्ड इंटर एटॉमिक फोर्सेज। यानी कि अगर हम बात करें तो दो एटम के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि द फोर्सेज बिटवीन द एटम्स, ये कैसे फोर्स हैं, फोर्सेज बिटवीन द एटम्स, फोर्सेज किसके बीच, बिटवीन द एटम्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, फोर्सेज बिटवीन द एटम्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक interactions, due to electrostatic interaction between the charges of atom। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स का नाम देते हैं। These forces are electrically neutral and these are active if the distance between the two atoms is of the order of size of 10 की पावर माइनस, यहाँ पे वो होना चाहिए कितना, 10 मीटर के अप्रॉक्स। ठीक है, यानी कि these forces are, याद रखिएगा, these forces are कैसे होते हैं, न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल इन नेचर अर्थात कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। और ये तभी अप्लाई होते हैं जब डिस्टेंस, यानी कि दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 10 की पावर माइनस 10 के मीटर के बराबर होता है या उसके ऑर्डर का होता है, देन ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, ये कितना होना चाहिए, 10 to the power minus 10 मीटर, 10 to the power minus
10 मीटर के बराबर इसका मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि जितने भी एटम्स होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स पर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल्स में घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, किस में रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट में। ये क्या है, ऑर्बिट में। और यहाँ पे ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, ठीक है। तो सभी एटम में अगर देखें तो सभी एटम कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे समय में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कहाँ पे घूम रहे हैं, आपके ऑर्बिट्स में घूमते हैं। इस ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में उपस्थित जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उनके नंबर के बराबर होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इक्वल हैं, तो एटम कैसा हो गया, एटम हमेशा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। इसलिए इनके बीच का हमेशा क्लोजर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10⁻⁻⁻, तभी जाकर उनके बीच क्या लगेगा, फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अब हम अगर बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि वह फोर्स जो किसके बीच लगेगा, मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम देते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमेशा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा। द फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, ठीक है। अगला है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये क्या है, फोर्सेज बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, ठीक है। फोर्सेस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इसी के साथ साथ जनरली इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वान डर वाल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये आपका एटॉमिक फोर्स के कंपैरिजन में क्या होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं। इंटर एटॉमिक फोर्स के कंपैरिजन में क्या होते हैं, वीक होते हैं। आल्सो नोन एज, इनको जनरली हम क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज वान डर वाल्स फोर्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वान डर वाल फोर्स कहते हैं। और इसी के साथ साथ वान डर वाल फोर्स के साथ साथ quite weak as compared to interatomic force, quite weak as compared to इंटरएटॉमिक फोर्स, यानी कि इंटरएटॉमिक फोर्स के कंपैरिजन में हमेशा ये कैसे होते हैं, वीक होते हैं, क्लियर। तो अगला टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बाद, वो है आपका यहाँ पर कि जनरली स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से हैं, वो तो आप जानते ही हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस में सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। बेसिक चीजें हैं। इसके साथ साथ हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है इलास्टिसिटी। के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के, और वो आपको फिर से यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हैं यहाँ पे, आपको पता है 3, और वो कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड और क्या है, गैसेस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देख लेते हैं।
प्रॉपर्टी में सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इसका शेप। तो शेप आपको पता है कि शेप कैसा होता है सॉलिड का, वो होता है डेफिनेट, यानी कि निश्चित शेप होता है। लेकिन यहीं पर अगर हम लिक्विड और गैस का देखें तो यहाँ पे कैसा होता है शेप, नॉट डेफिनेट, नॉट डेफिनेट, और इसका भी कैसा होता है, नॉट डेफिनेट। ठीक है, इसका भी शेप कैसा होता है, नॉट डेफिनेट। इसी के साथ साथ अगला है जिसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम भी कैसा होता है, डेफिनेट होता है। वॉल्यूम सॉलिड का कैसा होता है, डेफिनेट होता है। लिक्विड का भी वॉल्यूम कैसा होता है, डेफिनेट होता है। बट गैसेस का जो वॉल्यूम है वो कैसा होता है, नॉट डेफिनेट होता है। यानी कि गैस का ना तो शेप डेफिनेट है और ना ही वॉल्यूम यहाँ पे डेफिनेट होता है। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी, तो डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम किसकी होती है, सॉलिड। डेंसिटी का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम सॉलिड के मॉलिक्यूल्स देखें तो ये बहुत ही क्या होते हैं, आपस में क्लोज होते हैं। तो मैक्सिमम इसकी होती है, और गैसेस की डेंसिटी मिनिमम होती है। लिक्विड की इन दोनों के क्या होती है, बिटवीन होती है, मतलब इन दोनों के बीच में होती है। यानी कि अगर देखें तो इससे कम, बट गैसेस से ज़्यादा इसकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, हिंदी में इसको संपीडितता बोलते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये लेस कंप्रेसिबल होते हैं, लेस कंप्रेसिबल होते हैं। और ये मोर कंप्रेसिबल होते हैं, मोर कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, लेस कंप्रेसिबल होते हैं, और बाकी का गैसेस कैसे होते हैं, मोर कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम अगला बात करें तो वो है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगला है वो है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को K से और पोटेंशियल एनर्जी को मैंने यहाँ पे U से लिखा है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। सॉलिड के लिए काइनेटिक एनर्जी लेस देन पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी लेस देन कैसा होता है, पोटेंशियल एनर्जी। यहीं पे लिक्विड के लिए काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन कैसा होता है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन गैसेज की अगर हम बात करें तो गैसेज के लिए काइनेटिक एनर्जी इज मोर ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कैसा होता है, काइनेटिक एनर्जी इज मोर ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज थे जो किसके लिए थे आपके यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मैटर्स के टाइप के बारे में। ठीक है, इलास्टिसिटी के बेसिस पर मैटर्स कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, the types of body, टाइप्स ऑफ बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके टाइप्स क्या है इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे मेन बात ये ध्यान में रखना है कि इलास्टिसिटी के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि अगर हम बॉडी पर कोई फोर्स लगाए जिसका नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स। 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड फोर्स, 3 टाइप्स, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला है
वो है इलास्टिक, दूसरा है वो है प्लास्टिक, और थर्ड है जिसे हम क्या कहते हैं, रिजिड। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, इलास्टिक, प्लास्टिक और रिजिड। इलास्टिक का मतलब प्रत्यास्थ, प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक, और रिजिड का मतलब होता है दृढ़ पिंड। ठीक है, तो इलास्टिक, अगर हम यहाँ पे बात करें इलास्टिक बॉडी के बारे में तो समझिए इसको थोड़ा सा। इलास्टिक बॉडी किसे कहते हैं समझना इसको। जैसे मान लो हमारे पास कोई रबर है, तो उस रबर का इनिशियली लेंथ कितना है मान लेते हैं, इनिशियली उसकी लंबाई कितनी है, वो है कैपिटल एल। इनिशियल में उसकी लंबाई कितनी है, कैपिटल एल के बराबर है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं और इधर से हम इसको अपनी तरफ खींचते हैं। तो मान लो इधर से भी फोर्स हम वेक्टर एफ लगाते हैं और इधर से भी फोर्स कितना लगाते हैं, वेक्टर एफ लगाते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज करेगी। तो ये मान लो इतनी इंक्रीज करके इधर से, और ये इतनी इंक्रीज करेगी इधर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब टोटल जो लेंथ है उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ, और वो इंक्रीमेंट कितना हुआ, पहले इनिशियल एल था, अब कितना हो गया, डेल्टा एल हो गया। ठीक है, तो यानी कि कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी वृद्धि हुई, वो है डेल्टा एल के बराबर। तो ये कब हुआ, जब आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया, दोनों तरफ से ऐसे पकड़ के आप इसको खींच रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपने कौन सा फोर्स अप्लाई किया ये बताइए। यहाँ पे इसका शेप बदला कि नहीं बदला, बिल्कुल बदला। पहले जिस तरीके का शेप था उस तरीके का शेप नहीं है। तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये जो फोर्स आप दोनों तरफ से लगा रहे हो, इस फोर्स को हम नाम देते हैं, कौन सा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर इसका जो शेप है वो बदल जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हम हटा लें, जैसे ही हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स को मान लेते हैं हटा लिए, चलो इस फोर्स को हमने यहाँ से हटाया और इस फोर्स को भी यहाँ से हटाया, छोड़ दिया, तो तुरंत फिर वो अपने शेप को फिर से क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। फिर से उसकी लेंथ कितनी हो गई, इस कैपिटल एल के बराबर हो गए। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, इलास्टिक बॉडी वो होते हैं जिन पर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनका शेप बदल जाता है, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते ही वो पुनः अपने शेप को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि दे रीगेन देयर शेप्स। ठीक है, यानी कि अपने आकार को पुनः क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे बॉडी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी का नाम देते हैं। क्लियर, यानी कि यहाँ पे अगर हम इस इलास्टिक बॉडी के बारे में यहाँ पे कुछ लिखें तो पहला पॉइंट, ऑन अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स they change their shape but after removing this force they regain their shape। they क्या करते हैं, regain their shape, यानी कि फिर से वो अपने क्या करते हैं, शेप को रीगेन कर लेते हैं। चलिए प्लास्टिक बॉडी की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक बॉडी की क्या बात है समझिएगा। जैसे कि मान लेते हैं एक बॉडी है जिसका नाम है प्लास्टिक, अगर हम उसको ये मान लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। तो अगर हम उसको क्या करते हैं, उस पर कोई फोर्स लगाकर उसको खींचते हैं, तो ऐसे समय में वो बॉडी इंक्रीज कर जाएगी, उसकी लेंथ क्या होगी, दोनों तरफ से इंक्रीज करके। अब मान लेते हैं लेंथ कितनी है, एल प्लस डेल्टा एल है, तो दोनों तरफ से उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे तो बॉडी का लेंथ पुनः अपनी शेप को रिगेन नहीं करेगा, यानी कि बॉडी फिर से अपने शेप को रिगेन नहीं करेगी। तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, ऐसी बॉडी को प्लास्टिक बॉडी का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, प्लास्टिक बॉडी का नाम देते हैं। मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर, ठीक है, ये फिर से अपने शेप को रिगेन नहीं करते। तो प्लास्टिक बॉडी का है, ऑन रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स they do not
they do not regain their shape, they do not regain their shape, अपने शेप को पुनः फिर से प्राप्त नहीं करते। रिजिड बॉडी की चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई पत्थर है, उस पत्थर पर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और उस फोर्स अप्लाई करने के बाद हम देख रहे हैं कि इसके शेप में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी का नाम दे। मतलब इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर इसके शेप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। यानी कि ऑन अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स no change in their shape, यानी कि उसके शेप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे बॉडी को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी का नाम देते हैं। तो इलास्टिक, प्लास्टिक और रिजिड बॉडी, ये तीन बॉडी थी। इनमें से पहला है वो है डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर उनका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तुरंत ही वो फिर से अपने शेप को क्या कर लेते हैं, रिगेन कर लेते हैं। लेकिन यहीं पे अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हम हटा दें तो यहाँ पे अगर देखें तो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर उनका शेप रीगेन नहीं होता है। रिजिड बॉडियों में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर उनके शेप में परिवर्तन ही नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी, ठीक है। जैसे कि इलास्टिक के अंतर्गत एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं वो है रबर, ठीक है। यहीं पे अगर प्लास्टिक में देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर हम पॉलीथीन ले सकते हैं। पॉलीथीन ये भी एक प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। और इसी के साथ साथ रिजिड बॉडी में एग्जाम्पल के तौर पर हम वुड का पीस ले सकते हैं, सॉलिड वुड, ठीक है, लकड़ी का एक पीस ले लेते हैं, ठीक है, या कोई भी यहाँ पे ऐसा मटेरियल ले लें जो कि बहुत ही हार्ड हो, ठीक है, तो उसमें हम उसके शेप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे मार्कर है, तो मार्कर को अगर हम कंप्रेस करना चाहें या इधर उधर से इसको वो करना चाहें तो इस पे फोर्स लगा के ना तो हम इसके साइज को बदल सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे समय में इस बॉडी को हम क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी का नाम देते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये तो बात हो गई 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज में ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है वो है प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इलास्टिसिटी का मतलब है कि जितना ज़्यादा खिंचाव होगा उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे कि अब पूछ लिया जाए कि रबड़ और स्टील में कौन ज़्यादा इलास्टिक है, रबड़ और स्टील में, ठीक है, कौन ज़्यादा इलास्टिक है। तो कई लोगों का तुरंत जवाब आता है इलास्टिक का मतलब होगा कि खींचा जाए, जितना खींचाए वही इलास्टिक है, लेकिन यहाँ पे कई लोगों का जवाब होगा रबड़ होगा, लेकिन ये आपका गलत है। स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है इन कंपैरिजन टू रबड़। अब स्टील इलास्टिक कैसे हुआ, लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि स्टील कैसा हो गया, इलास्टिक कैसा हो गया। तो इलास्टिक का मतलब ये नहीं होता कि आप खींचते चले जाओ, उसकी शेप बदलती चली जाए, उसका लेंथ बढ़ता चला जाए, इसको इलास्टिक नहीं कहते, ठीक है। इलास्टिक का मतलब होता है कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने पर वो अपने जो शेप है, जो आकार है, उस आकार में किए जाने वाले चेंज का अपोज करता हो, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं उस मटेरियल का, ठीक है। तो मैटर का जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच a body tends to regain its original shape and size after the removal of deforming force is called elasticity। बहुत सिंपल सा है, ध्यान में रखिएगा कि रबर और स्टील में अगर हम देखें तो इलास्टिसिटी किसकी ज़्यादा है, वो है स्टील की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्टील में चेंज आसानी से नहीं हो पाएगा, तो यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स कितना भी लगाएं तो उसके बॉडी में किसी प्रकार का चेंज नहीं आता है, इसलिए स्टील
और रबड़ में ज्यादा इलास्टिक कौन है, वो है आपका स्टील। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी या इलास्टिसिटी कहते कैसे हैं। हेडिंग है वो है इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच, ठीक है, यानी कि उस गुण के अलावा, यानी कि पदार्थ की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंतर्गत a body tends to regain its original shape and size, a body tends to regain its original shape and size। ठीक है, यानी कि जिसके द्वारा जो इलास्टिक मैटर है वो क्या करता है, अपने शेप और साइज को क्या करता है, रिगेन करता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, आफ्टर द रिमूवल ऑफ deforming forces, and the property of matter by virtue of which a body tends to regain its original shape and size after the removal of deforming force is called elasticity। इसी को क्या कहते हैं, is called elasticity। इसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। क्लियर, तो इलास्टिसिटी क्या है, मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये है कि मान लो हमने क्या किया, हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पर क्या होता है, उसका आकार बदल गया, उसका कुछ शेप ऐसे इतना हो गया, लेंथ इसकी बढ़ गई। ठीक है, और लेंथ बढ़ने के बाद यहाँ पे होता क्या है कि जब लेंथ बढ़ती है तो यहाँ पे हमने इस फोर्स को तुरंत हटाया, और जैसे ही फोर्स हटाया फिर से वो अपने शेप को क्या कर ले रहा है, फिर से वो अपने शेप को रीगेन कर लेता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। सपोज दैट आपके पास एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो स्प्रिंग का एक जो एंड है वो किसी बेस से हैंग किया गया है, और हमने अभी इस पे किसी प्रकार का मास नहीं लगाया है या मास इस पे नहीं हैंग किया है, लेकिन जैसे ही हम इस पे मास हैंग करेंगे अगले ही क्षण इसका क्या होगा, इसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ करके सपोज दैट इतनी लेंथ हो गई। तो मान लो ये इसकी मीन पोजीशन थी और मीन पोजीशन से इसकी लेंथ इतनी बढ़ गई। ठीक है, ये मान लो इसमें चेंजेज है, इतना हुआ x के बराबर। पहले मीन पोजीशन इतनी थी और जैसे ही हमने क्या लगाया, इस पर वेट लगाया, तो पहले मान लो इसकी मीन पोजीशन विदाउट वेट ऐसे थी। ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन। ठीक है, अब मीन पोजीशन पे जैसे ही वेट हमने लगाया तो हुआ क्या कि ये इतना डिस्टेंस यानी कि x डिस्टेंस नीचे की तरफ क्या हो गया, एक्सपैंड कर गया। अब नीचे की तरफ एक्सपैंड किया तो क्यों किया, क्योंकि इस पे एक फोर्स लगने लगा था। ठीक है, और फोर्स क्या है, इसका वेट mg के बराबर नीचे की तरफ यहाँ पे फोर्स लगने लगा, और ये वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो इतना डिस्टेंस क्या कराता है, ये एक्सपैंड कर देता है। लेकिन जैसे ही हम इस वेट को हटाते हैं, फिर से जैसे हम इस वेट को क्या कराते हैं, रिमूव कराते हैं, तो ये फिर से अपने इनिशियल पोजीशन को गेन कर लेता है, अपनी इनिशियल पोजीशन को गेन कर लेता है, मतलब वो फिर से ऐसे ही हो जाता है जैसे पहले था। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर जो बॉडीज अपने शेप साइज को पुनः से रीगेन कर लेती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। क्लियर, ठीक है, तो ये तो बात हो गई इलास्टिसिटी के बारे में। अब अगला टॉपिक है वो है स्ट्रेस किसे कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेस किसे कहते हैं, अगला टॉपिक है। चलिए स्ट्रेस की बात कर लेते हैं हम लोग।
इलास्टिसिटी से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। आप चाहो तो यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो टीचर्स यहाँ पे टीचर्स एकेडमी के, और साथ ही साथ इसके रिलेटेड हमें एक लेक्चर भी लिए हैं, ठीक है, जिसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैंने पूरा डिफाइन किया है, तो आप एक बार वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। स्ट्रेस सिंपल सा जानिए, स्ट्रेस क्या होता है। The internal restoring force acting per unit area of cross section the deformed body is called stress। समझिएगा इसको, ये हम क्या कर रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे एक मैंने टर्म लिया, वो है रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या है समझिए इसको। जैसे मान लो अभी मैंने आपको स्प्रिंग के बारे में बताया, तो अगर हम स्प्रिंग को किसी बेस से हैंग कराकर ऐसे ही रखते हैं तो ये अपना कैसा है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इस पे किसी प्रकार का कोई भी स्प्रिंग फोर्स नहीं लगता है। लेकिन जैसे हम इस पे बॉडी हैंग कराएं तो बॉडी हैंग कराते ही इसका क्या हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है। तो ये अब क्या हो गया, एक्सपैंड कर गया, और एक्सपैंड किया तो कितना, मीन पोजीशन से मान लो इसकी डिस्टेंस कितनी थी, x थी, जिसे मैं फिर से बता रहा हूँ कितनी होगी, x डिस्टेंस इसने क्या किया, एक्सपैंड किया, क्लियर। तो ऐसे समय में इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स कितना लग रहा है, वो है mg के बराबर। डिफॉर्मिंग फोर्स कितना लग रहा है, mg के बराबर। लेकिन इस पर एक और फोर्स काम कर रहा होगा जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, और हमेशा ये एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी कि अगर इंक्रीमेंट लेंथ का नीचे की तरफ हो रहा है, देखो आप यहाँ से ये कहाँ गया, नीचे की तरफ गया, तो नीचे की तरफ इंक्रीमेंट कितना हो गया, x हुआ। लेकिन फोर्स किधर लगेगा, इसका फोर्स हमेशा जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसे हम Fs से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग फोर्स है यहाँ किसका काम कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। अब रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब समझिएगा कि वो फोर्स जो किए गए परिवर्तन यानी कि किए गए चेंज का अपोज करता है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। तो जब भी कभी स्ट्रेस की बात की जाती है तो यहाँ पर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का नाम लिया जाता है, जो कि उस मैटर की खुद की प्रॉपर्टी, जैसे रबड़ को हमने खींचा तो हमने फोर्स लगाया जिसको बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, लेकिन रबड़ भी हम पे एक फोर्स लगा रहा होगा जिसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, दैट वांट टू रीगेन इट्स शेप, ठीक है। यानी कि अपने शेप को पुनः से क्या करना चाहेगा, रीगेन करना चाहता है, इसलिए वो भी क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे वही चीज बतानी है कि व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच अप्लाइड ऑन द बॉडी और टू रीगेन इट्स शेप एंड साइज, ठीक है। तो ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रेस की डिफिनीशन क्या है। द internal restoring force acting per unit area of cross section, acting per unit area of cross section, acting per unit area of cross section, the deformed body, cross section of the deformed body is called स्ट्रेस। इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस का नाम देते हैं। यानी कि द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, F अपॉन A से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रेस इक्वल टू F अपॉन A। यूनिट क्या होगी, यूनिट होती है स्ट्रेस की, वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इसका, वो कितना होता है यहाँ पर ml माइनस 1 t माइनस 2। क्या होगा, ml माइनस 1
t-2 इसका क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। जनरली अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस देयर आर 3 टाइप्स, यानी कि अगर हम देखें तो एक्सटर्नल फोर्स के बेसिस पर ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा है वॉल्यूम स्ट्रेस, और तीसरा है और वो है शियरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेस का नाम देते हैं। तो सबसे पहला है वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स में सबसे पहला है वो है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, दूसरा है वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम या इसको हम क्या कह सकते हैं, बल्क स्ट्रेस का भी नाम देते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस कहते हैं। और इसी के साथ साथ अगला है जिसे हम क्या कहते हैं, शियरिंग स्ट्रेस का, शियरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस का नाम देते हैं। क्लियर? तो लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस या फिर हम उसे क्या कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस का नाम देते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके के स्ट्रेस हैं। इसी के साथ साथ अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, वो है कि लॉन्गिट्यूडनल कब लगता है, वॉल्यूम कब लगता है और शियरिंग स्ट्रेस कब अप्लाई करते हैं। जनरली हम 3 टाइप्स तो बता दिए, अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, शियरिंग और वॉल्यूम स्ट्रेस कब कब अप्लाई करते हैं, ये भी चीज़ें आपको जाननी जरूरी हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हम बात करेंगे और वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कब लगता है। इट अकर्स ओनली इन सॉलिड एंड कम्स इनटू पिक्चर व्हेन वन ऑफ द 3 डायमेंशन लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इज मच ग्रेटर देन अदर 2। यानी कि अगर हम बात करें तो ये किस में लगता है, सॉलिड्स में लगता है। ठीक है, और सॉलिड में यहाँ पे इसलिए लगता है क्योंकि 3 डायमेंशन में से अगर एक डायमेंशन क्या हो, ज़्यादा हो, वो भी किससे, तीनों से, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट में से, ठीक है, कोई एक डायमेंशन क्या हो वो ग्रेटर देन हो बाकी दोनों से, तो ये यहाँ पे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करेंगे तो वो किस में लगता है, ओनली इन सॉलिड्स, ओनली इन सॉलिड्स। किस में लगता है, सॉलिड्स में लगता है। क्लियर? डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द लेंथ। ठीक है, यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स is applied parallel to the length। और अगर ऐसा होगा तो क्या इंक्रीज करेगा, लेंथ इंक्रीज करता है, हेंस लेंथ इंक्रीजेस, इसलिए क्या इंक्रीज करता है, लेंथ यहाँ पर इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है आपका वो है एरिया टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, एरिया यहाँ पे क्या होगा, इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसी के साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, और ऐसे समय में इस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें
अगर यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब हुआ लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो हम टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे, और अगर लेंथ डिक्रीज हो रहा है तो इसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस का भी नाम देते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस का नाम देते हैं। ठीक है, अगर लेंथ डिक्रीज हो रहा है तो इसमें हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस का नाम देते हैं, और वहीं पे लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस का नाम देते हैं। नेक्स्ट है आपका, और वो है बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में। नेक्स्ट है बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस। नेक्स्ट है यहाँ पे, वो है आपका बल्क ORR, इसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस का नाम देते हैं। तो अगर बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस की बात करें तो ये आपका तीनों में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीनों में, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेज में भी अप्लाई होता है। इसी के साथ साथ इन केस ऑफ फ्लूइड ओनली बल्क स्ट्रेस कैन बी फाउंड। फ्लूइड की अगर हम बात करें, फ्लूइड तो लिक्विड और गैसेस की बात हो रही है, तो ऐसे समय में बल्क स्ट्रेस का नाम देते हैं। और इसी के साथ साथ ये किस किस चीज़ों में आपका चेंज प्रोड्यूस करता है, चेंज प्रोड्यूसेस इन वॉल्यूम, डेंसिटी, किस में बदल रहा है, आपके चेंज किस में करता है, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, शेप हो गया। ठीक है, यानी कि शेप में, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इट प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी, और वहीं पे शेप की बात करें तो शेप क्या रहता है इसमें, रिमेनिंग सेम। ठीक है, शेप जो है रिमेनिंग सेम, यानी कि शेप क्या रहेगा, रिमेनिंग सेम रहता है। यहीं पे अगर हम यहाँ अगले पॉइंट की तरफ चले तो बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल टू प्रेशर, इक्वल टू चेंज इन प्रेशर, इक्वल टू किसके होता है, चेंज इन प्रेशर के। यानी कि अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस की जगह हम जनरली प्रेशर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही आपका क्या होता है, बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस का काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका वो है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस इसे शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस का नाम देते हैं, शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस का नाम देते हैं। तो शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करें तो ऐसे समय में लेयर ऑफ सक्सेसिव लेयर ऑफ सॉलिड मूव्स ऑन ईच अदर। ठीक है, इन दिस स्ट्रेस सक्सेसिव layers of solids move on each other, एक दूसरे पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, इन दिस सॉलिड्स या इन दिस स्ट्रेस सक्सेसिव लेयर्स ऑफ सॉलिड मूव ऑन ईच अदर, यानी कि एक दूसरे पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स की बात करें तो हेयर डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियल टू वन ऑफ द फेसेज। ठीक है, यहाँ पे अगर डिफॉर्मिंग फोर्स की बात करें तो डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब होता है अप्लाइड टेंजेंशियल एट वन ऑफ द फेसेस
एट वन ऑफ द फेसेस। इसका मतलब समझिएगा कि मान लेते हैं एक क्यूब है और उस क्यूब के कुछ सॉलिड ऐसा क्रिस्टल है, क्यूब है, और इसके ऊपरी सरफेस पर टेंजेंशियली हम एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इस ऊपरी फेस पर अगर हम टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं तो ये जो फोर्स है ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इट प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप, वॉल्यूम रिमेनिंग द सेम, यानी कि चेंज इन शेप में चेंज आता है, वॉल्यूम कैसा होता है, रिमेनिंग, यहाँ पे क्या होता है सेम, वॉल्यूम हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहता है। क्लियर। तो ये था आपके किसके बारे में, शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस के बारे में। तो स्ट्रेस आपको पता चल गया। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स कैसा, जैसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगला हम बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रेन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रेन के बारे में, ठीक है। स्ट्रेन, चलिए स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। इसे हम क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ change in configuration to the original configuration द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन का जो जनरली फॉर्मूला होता है वो होता है, इसे हम कहते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर ऊपर चेंज इन लेंथ हो रहा है तो नीचे भी लेंथ ही रखेंगे, चेंज इन एरिया तो नीचे आप एरिया रखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम तो नीचे आप क्या रखेंगे, वॉल्यूम रखेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन का नाम देते हैं। इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है। साथ ही साथ अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो स्ट्रेन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है लीनियर स्ट्रेन, पहला है लीनियर स्ट्रेन। इनको सीरियल से याद रखिएगा क्योंकि आगे चल के जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझने के लिए चाहिए होगा, ठीक है। तो दूसरा है वॉल्यूम स्ट्रेन और तीसरा है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे शियरिंग स्ट्रेन का नाम देते हैं। तो 3 तरीके के स्ट्रेन हैं, लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और साथ ही साथ अगला है जिसे हम क्या कहते हैं, शियरिंग स्ट्रेन का नाम देते हैं। लीनियर स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो जनरली लीनियर स्ट्रेन किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं सपोज दैट हमारे पास कोई वायर है और उस वायर को हमने किसी बेस से हैंग किया हुआ है। तो ये मान लेते हैं बेस है जहाँ से एक हमने वायर को हैंग किया है, वायर की थिकनेस और एरिया क्या है, सेम है। तो ऐसे समय में मान लेते हैं इस पर हमने कोई फोर्स लगाया और फोर्स लगाते ही इसका जो लेंथ है वो कुछ इंक्रीज कर गया। मान लेते हैं लेंथ कितना इंक्रीज कर गया, पहले कितना था, L था, पहले इसकी लेंथ L थी लेकिन बाद में इसकी जो लेंथ हुई वो L प्लस डेल्टा L के बराबर आई, ठीक है। तो लेंथ में इंक्रीमेंट कितना हुआ, डेल्टा L के बराबर। तो जब भी कभी आप लीनियर स्ट्रेन की बात करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेन बराबर होता है, इसका मतलब होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ
और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा चेंज इन लेंथ, आपको डेल्टा एल मिल रहा है और ओरिजिनल लेंथ कितना था, एल था। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहीं पे इसे हम क्या कहते हैं, लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लीनियर स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स तो इसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, और इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फोर्स तो इसे हम क्या कहते हैं, लैटरल क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। समझिएगा इसको, मान लेते हैं अगर हमने फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स ये लगाई, ये फोर्स लगाया मैंने, और इस फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिफॉर्मेशन होता है यानी कि लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ फोर्स अगर चेंजेस ऐसे आते हैं तो इसे हम लैटरल स्ट्रेन का नाम देते हैं, जैसे हम कहाँ पढ़ेंगे, पॉइजन्स रेशियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये सभी टॉपिक हैं किसके, लीनियर स्ट्रेन के ही टॉपिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूम में अगर कोई चेंज आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम इसे हम कहते हैं डेल्टा वी अपॉन वी के फॉर्म में लिखते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी के फॉर्म में लिखते हैं। तो चलो देखते हैं ये कैसे होगा। तो सपोज दैट मान लो आपके पास कोई वॉल्यूम है जिसका नाम वी है, इस पर कोई फोर्स लगा करके आपने प्रेशर अप्लाई करके इसके वॉल्यूम को आपने छोटा कर दिया, तो अब वॉल्यूम v माइनस डेल्टा वी रह गई, तो कितना चेंज हुआ, डेल्टा वी चेंज हुआ, और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, v वॉल्यूम था, तो इसे हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वॉल्यूम स्ट्रेन का नाम देते हैं। ठीक है, यहीं पे अगला है वो है आपका शियरिंग स्ट्रेन। तो शियरिंग स्ट्रेन हमेशा याद रखिए, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने पे होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस करने पे लगेगा, और शियरिंग स्ट्रेन जब भी कभी डेवलप होता है तो ऐसे समय में एंगल, कितना एंगल चेंज हो जाता है उसको हम लिखते हैं। तो फाई इक्वल टू यहाँ पे है वो है x अपॉन एल, फाई इक्वल टू x अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है। फाई का मतलब यहाँ पे शियरिंग एंगल है। ठीक है, और यहीं पे x और जो l है ये इस पे क्या है, चेंज इन द शेप है, यानी कि हमेशा देखिए जब भी कभी हम शियरिंग स्ट्रेस की बात करेंगे तो ऐसे समय में बॉडी के शेप में परिवर्तन होता है, यानी कि उसके यहाँ पर किस में चेंज होता है, उसके आकार में चेंज होता है, वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे x की बात की, तो इसका मतलब थोड़ा सा समझिएगा कि x और l में क्या है डिफरेंस। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं कि सपोज दैट आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक क्यूब है, और इस क्यूब पर आपने एक फोर्स अप्लाई किया कुछ इस तरीके से, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया जो कि आपको पता है। ठीक है, तो ऐसे समय में इसका जो लेंथ है वो कुछ ऐसे बढ़ गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कितना चेंज हुआ वो यहाँ से यहाँ तक का है, जिसको हम x से डिनोट करेंगे। कितना एंगल बदला वो मान लेते हैं यहाँ पे था, ये मानते हैं फाई है, तो फाई एंगल यहाँ पे भी ये चेंज हुआ, और ये लंबाई कितनी थी इसकी, l है। तो ऐसे समय में आप देखेंगे तो x अपॉन l का मतलब कि जब भी कभी हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका जो फेस है वो कितना शिफ्ट हुआ, x शिफ्ट हुआ, और इसकी इनिशियल लेंथ कितनी है वो l है, तो x अपॉन l, इसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे tan फाई का नाम देते हैं। और इसको निकालने का तरीका होता है, उसे हम फाई से भी डिनोट करते हैं। तो फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है इसलिए यहाँ पे हम tan हटा देते हैं, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू हमको मिलती है। क्लियर? तो ये था आपका शियरिंग स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।